जय हिंद। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये सीपीईसी क्या है, बीआरआई क्या है, फिर चाइना का इंटरेस्ट, पाकिस्तान का इंटरेस्ट इस सीपीईसी में क्यों है इतना। तो उस पे मतलब वो 16 मिनट का वीडियो था, उसको आपने पेशेंटली देखा और उस पर फीडबैक भी दिया, क्योंकि 16 मिनट का वीडियो बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। जिस पर आपने फीडबैक दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो आज हम देखेंगे कि इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इंडिया ने क्या स्टैंड लिया इस सीपीईसी के ऊपर। और एक और बहुत बड़ा सवाल और बहुत जरूरी सवाल कि क्या सीपीईसी का दी एंड हो चुका है या फिर होने वाला है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया को जो नुकसान होने वाले हैं चाइना के सीपीईसी प्रोजेक्ट की वजह से, वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को अगर नुकसान हुआ ना, मतलब चाइना की जो डेब्ट ट्रैप स्ट्रेटेजी है उसके अंदर अगर पाकिस्तान फंसा तो इंडिया को भी नुकसान है। मतलब कितनी स्ट्रेंज बात है ना, इंडिया और पाकिस्तान दोनों दुश्मन है, फिर भी अगर पाकिस्तान को नुकसान होता है तो इंडिया को भी नुकसान होगा। तो अब हम देखेंगे टॉप 4 प्रॉब्लम्स जो कि सीपीईसी की वजह से इंडिया को फेस करनी पड़ सकती है। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज चाइना विल गेट फ्री मूवमेंट इन पीओके और इन कश्मीर। देखो, चाइना काशगर से ग्वादर पोर्ट तक जाएगा अपना सामान लेके, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि हम चेक करने बैठेंगे। चाइना अपने जो मॉडर्न वेपन्स है वो भी लेके जा सकता है वहां पर। और रही बात किसकी, कश्मीर के, तो कश्मीर हम सबको मालूम है कि टेररिज्म एक्टिविटीज का अड्डा बना हुआ है, वहां पर सबसे ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है। तो इससे क्या होगा कि और चाइना चाहेगा तो इंडिया के अंदर और टेररिस्ट एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अब जिम्मेदारी सरकार पे आ जाती है कि सरकार कितनी अच्छी तरीके से कश्मीर के अंदर जो पीओके है उस पर निगरानी रखती है। लाइक कब टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होने लग जाएगी वो चाइना के इन आर्म्ड वेपन के ऊपर ही डिपेंड करता है। इंडियन मिलिट्री तो ऑब्वियसली अलर्ट रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा अग्रेशन के साथ डिसीजन लेने पड़ेंगे। चाइना को भी ये बात पता है कि इंडिया अपना स्टैंड लेगा, और इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने 15,000 सोल्जर्स भी एक बार डिप्लॉय किए थे उसी सीपीईसी के रूट को सिक्योर करने के लिए। और अभी इस साल भी कुछ सोल्जर्स को वहां पे डिप्लॉय किया था क्योंकि डिसकंटेंटमेंट हो गया था चाइना और पाकिस्तान के बीच। सो द प्रॉब्लम नंबर 2 इज चाइना इंटरप्ट द फ्यूचर अग्रीमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब कि चाइना अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर कुछ फ्यूचर में एग्रीमेंट होता है पीओके को लेकर, तो चाइना उसमें इंटरप्ट कर सकता है। कैसे? देखो, अभी चाइना ने फंड दिया है किसको, पाकिस्तान को, कि आप गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके में एक जगह है, उसमें आप डैम बनाओ। हाँ, अब मैंने आपसे जैसे स्टार्टिंग में कहा कि अगर पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुई, मतलब पाकिस्तान कुछ लोन्स वगैरह नहीं चुका पाए, तो इंडिया को भी नुकसान हो सकता है। सेम वो पॉइंट यहां पर फिक्स बैठता है। क्यों? क्योंकि अगर लोन नहीं चुका पाया पाकिस्तान तो क्या करेगा, लीज पे ले लेगा उस एरिया को। सो चाइना ने पाकिस्तान को गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए फंड दिया कि आप यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट लगा लो, हम फंड देते हैं आपको। लेकिन जब वहां पर ग्राउंड रियलिटी की रिपोर्टिंग की गई तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि चाइना के भी मतलब सीपीईसी के भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो गिलगिट बाल्टिस्तान में होने थे। ये जो हाइड्रो पावर प्लांट वाला जो प्रोजेक्ट था वो अलग था। तो इसकी रिपोर्टिंग करने जब ग्राउंड लेवल पर पहुंचे अब्दुल रहमान बुखारी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से इसको समझा दिया कि कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, सीपीईसी का जो प्रोजेक्ट है उससे लेकर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। और उसने इतनी मस्त बात बोली कि आप भी पसंद करोगे, आप खुद सुन लो। ऐसा ना हो कि यहाँ के लोग जो है वो यहाँ से गुजरने वाले कंटेनरों का धुआं सूंघते रहें, या वो किसी टेले के ऊपर बैठकर चीन से आने वाले कंटेनर्स को गिनते रहे कि जी इतने कंटेनर गुजर गए, और उन्हें किसी किस्म का कोई फ़ायदा ना हो। सो अब अगर पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में भी अगर प्रोजेक्ट्स ना बनाएगा और रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली ये जो प्रोजेक्ट्स है हाइड्रो पावर प्लांट के वो भी लीज पे देने पड़ेंगे। जैसे हम मनटोटा पोर्ट लीज पे ले लिया चाइना ने, वैसे तो अगर पीओके में कोई जगह लीज पे है चाइना के पास, तो ऑब्वियसली चाइना इंटरप्ट करेगा किसी भी अग्रीमेंट के ऊपर, और अगर कोई अग्रीमेंट होगा तो ऑब्वियसली वो पीओके में ही होगा। तो प्रॉब्लम नंबर 3 है मलक्का स्ट्रेट नॉट गोइंग टू बेनिफिशियल फॉर इंडिया इन फ्यूचर। मतलब कि देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 80% ऑफ ट्रेड चाइना का मलक्का स्ट्रेट से ही होता है।
अगर वहां पर बैरियर्स लग जाए या फिर इंडियन आर्मी या अपनी इंडियन नेवी जो है वो वहां पर चाइनीज शिप्स को रोक दे तो इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, चाइना की इकोनॉमी पे। अगर अब चाइना वहां से अपना पूरा सामान ही हटा दे तो उसका डर भी खत्म हो जाएगा कि इंडिया मेरे को यहाँ पे रोकेगा। तो एक तरीके से अगर फ्यूचर में सीपीईसी पूरी तरीके से सक्सेस हो जाता है तो मलक्का स्ट्रेट जो कि इंडिया के लिए एक जियोग्राफिकल सपोर्ट है। तो रिसेंटली फोर्ब्स का मुझे एक आर्टिकल मिला, बड़ा ही अच्छा आर्टिकल लगा मुझे, तो वो मैं आपको उसको पढ़ के बताता हूँ। देखो, कुड द इंडियन नेवी स्ट्रेंगल चाइनाज लाइफलाइन इन द मलक्का स्ट्रेट। स्ट्रेंगल मतलब होता है गला दबाना। तो कितना ऑब्वियसली कितने सीधे सीधे तरीके से बोल रहा है कि क्या इंडियन नेवी चाइना का गला दबा सकती है मलक्का स्ट्रेट में। और उसके बाद आगे उन्होंने लिखा कि इफ इंडिया वांटेड टू कट ऑफ ट्रेड विद चाइना ऑल दे हैव टू डू पार्क अ बंच ऑफ शिप्स एट द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मतलब कि अगर इंडिया अपना ट्रेड रोकती है चाइना के साथ तो क्या करना है उसको, बस जो मलक्का स्ट्रेट है वहां पर एक एक करके शिप्स रोक देनी है, लगा देनी है। फॉरेन मीडिया फेमस है इंडियन गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म के लिए। तो जब वो अब इतने ओबियस सॉल्यूशंस दे रहे हैं तो उसके लिए भी फॉरेन मीडिया को ब्लेम करना चाहिए कि भाई आप इतने ओबियस सॉल्यूशंस कैसे दे सकते हो। वैसे अपनी जो गोदी मीडिया है वो इतने ओबियस सॉल्यूशंस देते नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छा आर्टिकल है कि कैसे करेंगे, क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। बड़ा ही अच्छा आर्टिकल है, सो कमेंट करना जरूर इसके ऊपर। नाउ प्रॉब्लम नंबर 4 इज नाउ बीस्ट इज ग्रोइंग। हम सबको अच्छी तरीके से पता है कि चाइना बेमिसाल तरीके से अपना सामान दूसरे देशों को बेचता है। सो सीपीईसी का जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना अच्छे से, तो क्या होगा कि चाइना की इकोनॉमी पहले से बेहतरीन तरीके की है और उसके बाद ये और भी अच्छी हो जाएगी। मतलब इसके खर्चे कम हो जाएंगे और फायदे ज्यादा हो जाएंगे, जिससे इसकी इकोनॉमी को और बेनिफिट होगा, मतलब बूस्ट होती रहेगी। तो जहां पर इकोनॉमी की बात होती है ना वहां जीडीपी की बात भी आ जाती है। जैसा जीडीपी की डेफिनेशन होती है कि एक देश में लोग कुल मिला के कितना कमा रहे हैं। सो इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो रहा था जिसका नाम है जीडीपी पर कैपिटा। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक क्लास है, उसके अंदर 7 सीजीपीए एवरेज सीजीपीए उस क्लास की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स को 7 मिली होगी, इसके आसपास भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी, इससे कम भी, कोई फेल भी होगा। लेकिन अब इससे ये निकल के आ रहा है कि इस क्लास के अगर एवरेज है ये सबका, मतलब पूरी क्लास के मार्क्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सेम ये भी वैसे निकाली जाती है, मतलब पूरे देश की जीडीपी देन डिवाइड बाय पॉपुलेशन। तो मैंने कुछ डेटा लिख रखा है जो मैं आपको भी कंपेयर करके बताऊंगा, इंडिया, चाइना और यूएसए को तो बस मैं ऑप्शनल लिया हूं। इंडिया और चाइना का मेन कंपैरिजन है। देखो, तो यूएसए की जो जीडीपी है वो है $20.8 ट्रिलियन जीडीपी को डॉलर में, और जो पर कैपिटा इनकम है उसको हम देखेंगे रुपीज में। तो यूएसए की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 47 लाख रुपीज। चाइना में $14.8 ट्रिलियन जीडीपी है और जीडीपी पर कैपिटा है 8 लाख रुपीज। इंडिया में $2.5 ट्रिलियन जीडीपी है और 1.4 लाख क्या है जीडीपी पर कैपिटा इनकम। अब आप इन तीनों नंबरों को देखो, एक तो 47 लाख, 8 लाख और 1.4 लाख। इससे आपको क्या पता चलेगा? इससे ये पता चल रहा होगा आपको कि इंडिया के लोग बहुत कम कमा रहे हैं। तो इंडियंस कम कमा रहे हैं, इससे मेरा ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि इंडियंस की हैसियत कम कमाने की ही है। क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर जैसी कंपनीज, उसके सीईओ तो इंडियंस है। अब देखो, जो मेरी उंगली है ना घूम फिर के सीधी गवर्नमेंट पे ही आती है। अब यहां पर जब एम्प्लॉयमेंट रेट की बात अगर मैं करूं तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है। तो बेसिक डिफरेंस चाइना और इंडिया का यही है कि इंडिया में जॉब्स कम है और चाइना में बहुत ज्यादा है, इसीलिए उनकी इकोनॉमी बहुत ऊपर जाती रहती है। अपने इंडिया में उतने जॉब्स नहीं है। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि लोगों को तो ऑब्वियसली बातें पसंद भी नहीं आती, इंटरेस्ट भी नहीं लेते इकोनॉमी, जीडीपी टाइप चीजों में। लेकिन ये एक बेसिक मुद्दा है जिससे हम चाइना का इंपोर्ट कम कर सकते हैं। चाइना की ये जो इकोनॉमी बढ़ती जा रही है उसको हम रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन उसको सब कम से कम उसके साथ तो चलेंगे। तो अब हम देखेंगे स्टैंड ऑफ इंडिया अगेंस्ट सीपीईसी। तो ग्वादर पोर्ट से ही 175 किलोमीटर दूर इंडिया ने ईरान का चाबार पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था 2016 से ही। मतलब कि इंडिया को पता था, इंडियन गवर्नमेंट ये बात जानती थी, अगर चाइना वहां पर कोई भी एक्टिविटी करेगा तो हमें जवाब देना पड़ेगा, तो वहीं से ही हम जवाब दे देंगे।
लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये एक मतलब ये डिसीजन बहुत अच्छा है चाइना को जवाब देने के लिए, लेकिन अपने ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है कि अगर वो लड़ाई करने की कोशिश करेंगे तो हम भी करेंगे। ये टेम्परेरी सॉल्यूशन इसलिए देखो क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमारे सोल्जर्स को शहीद ना होने दिया जाए। भले ही शहीद अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है, इसलिए बहुत कम चांस है कि चाइना इंडियन ओशियंस में कुछ वार जैसा कुछ सोचे। भले ही उसने अभी नवंबर में ही अपना वॉरशिप उतार दिया था इंडियन ओशन में, लेकिन ये वार बहुत ही अलग हो जाएगी। इसमें इंडियन कैजुअलिटीज भी होगी, चाइनीज कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर चाबार से सपोर्ट मिलेगा और इंडिया ऑलरेडी वहां पे जो इंडिया के कुछ पोर्ट्स है गुजरात के आसपास के, वहां से भी इंडियन नेवी आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर वार का तो कुछ भी नहीं होगा। तो घूम फिर के प्रॉब्लम पीओके के पास ही पहुंच जाती है कि अगर फ्यूचर अग्रीमेंट हुआ या फिर इंडिया ने उसको लेने की कोशिश की तो चाइना वहां पर इंटरप्ट करेगा। तो अब एक और लास्ट और बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि क्या सीपीईसी का एंड होने वाला है? टू बी ऑनेस्ट इसका ऑब्वियस जवाब नहीं है, लेकिन जिस तरीके के हालात बने हैं उससे ये सीपीसी प्रोजेक्ट रुक गया है। ये बात तो बहुत अच्छी है इंडिया के लिए, प्लस पॉइंट है ये, क्योंकि वहां की जो देखो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको टेररिज्म से उसको खुद को भी नुकसान है, ये बात हर आदमी जानता है। लेकिन अब देखो अगर ये गलती से चाइना ये बात को समझ जाता है, इस बात पे इंप्लीमेंट कर देता है कि जो तुम्हारे लोग गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ, फिर बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे प्रोटेस्ट हुआ, किस चीज के ऊपर हुआ कि बेसिक नेसेसिटीज पूरी की जाए, जॉब्स की, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की नेसेसिटी पूरी की जाए। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी इनकी नेसेसिटी है वो पूरी हो जाती है तो ऑब्वियसली सीपीईसी का सक्सेस होना तय है। तो सीपीईसी का सक्सेस और फेल्यूर इंडिया के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा अभी। तो अगर डिपेंड करेगा तो वो एक ही चीज है कि इंडिया वन चाइना पॉलिसी को बीच में लाए। देखो क्योंकि चाइना को भी ये बात पता है, चाइना वैसे तो कुछ भी इंटरप्ट नहीं करता, लेकिन जब इंडिया ताइवान के साथ कुछ भी बात करता है ना तो चाइना को बड़ी मिर्ची लग जाती है। वो बोलता है कि भाई तुम ताइवान से कोई भी कनेक्शन मत बनाओ, वन चाइना पॉलिसी का पालन करो। तो ये बात ओबियस है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि चाइना को वन चाइना पॉलिसी से नुकसान हो सकता है अगर इंडिया इस चीज पर गौर करे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें इस चीज से तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं तो उसकी वजह से इंडिया को हेल्प मिल रही है, इससे सीपीसी एंड हो जाएगा। क्योंकि अब देखो जो नेसेसिटीज थी, जैसे फार्मर्स की नेसेसिटी थी, वो पूरी की गई अपने इंडिया में भी। वैसे ही अगर गलती से चाइना को इस बात की भनक भी लग गई कि इससे अपने ये सीपीसी का पूरा मामला खराब हो सकता है तो इसको चालू रखना चाहिए। मतलब अगर चाइना ने ये जॉब्स बेसिक नेसेसिटी में पाकिस्तान की हेल्प कर दी तो इंडिया को फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बात आ जाती है वन चाइना पॉलिसी की, तो इसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। और जो स्टेट ऑफ मलक्का स्ट्रेंगल वाला जो न्यूज हमने देखी थी उसके ऊपर कमेंट जरूर करना। और इस पे भी पिछली बार की जैसे मार्क्स दिए थे इस बार भी मार्क्स देके बता देना कि ये कैसा लगा आपको। और आज नया साल है तो सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरे लिए तो मतलब कि YouTube पे भी एक नया साल नया संघर्ष रहेगा और जिंदगी में भी नया साल का नया संघर्ष रहेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।